नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप? पिछले 2-3 दिन से राजस्थान के हालात कुछ ऐसे बने हुए हैं कि पूरे राजस्थान में कहीं पर भी जो है वो मोबाइल इंटरनेट सेवा ऑन नहीं हुई है, शुरू नहीं हुई है, बंद पड़ी हुई है। और इसी कारण जो है वो पूरे राजस्थान के जो बच्चे हैं, तो किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सब के सब परेशान हो रहे हैं। जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स ले रखा था किसी न किसी ऐप से, वो भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। और आपको पता है कि एग्ज़ाम के टाइम तो 1-1 घंटा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो अभी तो 2-2 3-3 दिन हो गए हैं। और इसी चलते हमने भी 2 दिन तक क्लास नहीं की। हमने सोचा कि क्लास करके करेंगे क्या? आप तक वो क्लास पहुँच नहीं पाएगी तो फिर क्लास कैसे करें? ये क्लास फिर आज बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे थे, बहुत सारे जो राजस्थान के बाहर के बच्चे हैं। राजस्थान में भी ऐसे बच्चे हैं जो कि जिनके घर पर या जहाँ लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, जहाँ पर वाईफ़ाई वगैरह लगा रखा है या ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा रखा है, वहीं पर केवल नेट चल रहा है। लेकिन आप सबके बहुत सारे कॉल आ रहे थे कि सुबह से कि आप क्लास तो कर दो, हम बाद में भी देख लेंगे कैसे न कैसे करके। और बाहर के जो स्टेट के बच्चे हैं राजस्थान के अलावा, उनके भी बहुत सारे कॉल आ रहे थे, तो इसीलिए चलिए आज इस सेशन को करते हैं। हम चाहेंगे कि सारा मामला जल्दी से जल्दी जो है, मामला बड़ा गंभीर है वैसे, चिंतन करने योग्य भी है, लेकिन क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम सभी देशवासियों से और राजस्थान वासियों से यही निवेदन करते हैं कि धार्मिक कट्टरता का त्याग करते हुए सभी स्नेह से रहें, मिलकर रहें और जो दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। 1-2 दोषियों के कारण पूरे राजस्थान के बच्चों को भी सजा मिल रही है। अभी कल आपको पता है कि पेपर थे, उनमें भी बहुत सारे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। सेंटर ढूँढने में परेशानी होती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरनेट का यूज़ करने लगे और इंटरनेट पे एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं। जब नेट बंद हो जाता है तो फ़ोन जो है ना, वो केवल डब्बे जैसा लगने लगता है, कोई काम का नहीं होता है। एक समय था जब हम मुझे याद है जब हमने पहली बार मेरे पास जो है वो जो स्मार्टफ़ोन मैंने लिया था तो उसका नाम था नोकिया 6600। और इस फ़ोन के अंदर हम मुझे याद है हम नेट नाम की तो कोई चीज़ जानते भी नहीं थे। बट बस केवल जो एक 56 जीबी का कार्ड डलता था उसमें 10, 15, 20 गाने ऑडियो के होते थे और 5-7 गाने वीडियो के होते थे और उसी से मनोरंजन हो जाता था। लेकिन आज अगर हमारे फ़ोन में इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो हमारे लिए कोई काम का नहीं है। यानी चाहे फ़ोन 10,000 का हो, चाहे वो 20,000 का हो, चाहे वो 50,000 का हो, अगर उसमें नेट नहीं चल रहा है, तो वो फिर हमारे लिए किसी काम का जो है नहीं बचता है। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की और चर्चा करते हैं क्लास 8 आज पूरा कर देते हैं। इससे पहले हमने 4 चैप्टर कर लिए थे। बाकी के बचे हुए जो चैप्टर हैं उनको भी आज जो है क्या करते हैं, पूरा करते हैं। सुनील सोनी जी स्वागत आपका, विजय पाल जी स्वागत आपका, आनंद जहांगीर जी स्वागत आपका, ज्योति जी, पवन जी, मिस्टर आर्यन आप सबका बहुत-बहुत स्वागत। और इस सेशन को जो बाद में ऑफलाइन देखेंगे उन बच्चों का भी हृदय की गहराई से बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। विद्वान साथियों ये 4 नंबर सेशन है, इससे पहले 3 सेशन कर चुके हैं। कक्षा 6th 7th तो कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर क्लास 8th के 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज बाकी के बचे हुए कंप्लीट करते हैं और फिर क्लास 9th की कल से जो है शुरुआत करेंगे। ठीक है? तो अगर आप इस परिवार के सदस्य नहीं बने हैं, तो परिवार के सदस्य ज़रूर बन जाएँ, ताकि आने वाले जो भी सेशन हैं उन सबको भी आप जो है वो अच्छे तरीके से देख पाएँ। और अगर आप परिवार के सदस्य रहेंगे तो जब भी नेट ऑन होगा तब आप सारे सेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है देख पाएँगे, सारे सेशन आप तक अच्छे तरीके से पहुँच पाएँगे। ठीक है? एंड ये टेलीग्राम ग्रुप है, जो बच्चे नए हैं इन टेलीग्राम को भी ज़रूर जो है जॉइन कर सकते हैं। कक्षा 8 चल रही थी हमारी एनसीईआरटी की और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 हम कर रहे थे।
और इस क्रम में हमने जो है वो 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। आज बाकी के जो 6 चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेंगे। आज तक हम कक्षा 9th भी कंप्लीट कर लेते, लेकिन बीच में ये नेट बंद होने के चक्कर में 2 दिन क्लास नहीं हो पाई और उसी कारण हम 1 दिन पीछे हो गए, 2 दिन पीछे हो गए कि नहीं हो गए। तो आइए आगे के जो चैप्टर है उनसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं इनकी चर्चा करते हैं। चैप्टर नंबर 5th से शुरू करते हैं। 5 नंबर चैप्टर से शुरू करते हैं, 4 तक हमने पहले कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 5 है न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या कहती है देखिएगा, बहुत ही कम क्वेश्चन बने हैं। कई चैप्टर तो ऐसे हैं जिनसे कोई क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है। एनसीईआरटी की पॉलिटी के अंदर क्लास 8 के अंदर 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बन रहा है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। तो इसलिए फिर उन चैप्टर को करवा के करने का कोई फायदा नहीं था। तो इसलिए हमने उन चैप्टर को क्या कर दिया, स्किप कर दिया, छोड़ दिया है कि अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, पेपर के लायक एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो फिर चैप्टर में करें क्या, करने लायक तो कुछ रहा नहीं। तो हमने उन चैप्टर को क्या कर दिया है, स्किप कर दिया है। ठीक है, और कौन कौन से चैप्टर हमने छोड़े हैं वो भी मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा। और उन चैप्टर को आपको भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहां से आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या हो, महत्वपूर्ण हो। तो चलिए करते हैं शुरुआत। देखिए भारत में किस प्रकार की न्याय व्यवस्था है। तो भारत में स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली जो है वो कार्य करती है। भारत में जो है वो जनरली भारत का जो शासन है वो 3 तरीके से 3 भागों में बटा हुआ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। विधायिका के अंदर होते हैं जो राजनेता हम चुनते हैं, वो उनका कार्य होता है कानून बनाना संसद के अंदर। दूसरी आती है कार्यपालिका। कार्यपालिका का कार्य है उन कानूनों को लागू करना और उन कानूनों के तहत कार्य करना, देश का डेवलपमेंट करना। तीसरा है न्यायपालिका। अगर उन कानूनों को पालन करने में किसी प्रकार की कमी आ रही है, कहीं ना कहीं संविधान का अगर हनन हो रहा है, या किसी व्यक्ति को किसी कानून से या आपसी किसी तरीके के विवाद है, तो न्यायपालिका एक स्वतंत्र पार्टी है जो कि क्या करती है, इन सारे चीजों का क्या करती है, समाधान करती है। जैसे हम घर के अंदर एक से ज्यादा सदस्य होते हैं, चाहे भाई बहन हो, पति पत्नी हो, सास बहू हो, माँ बेटी हो, कोई भी हो, घर के अंदर कभी ना कभी, चाहे हमारे अंदर कितना भी प्रेम क्यों ना हो, चाहे हम प्रेम से भरे पड़े हो, लेकिन फिर भी कभी ना कभी हमारा आपस में झगड़ा हो जाता है। और वो झगड़ा, जिस प्रकार परिवार में झगड़ा हो जाता है, उसी प्रकार ये देश भी एक परिवार है और इसमें भी झगड़ा हो जाता है। तो जब भी किसी प्रकार का झगड़ा होता है, कोई मन मुटाव होता है या कोई कानूनी बात होती है, तो फिर न्यायपालिका के माध्यम से जो है उन पे एक निष्पक्ष जो है वो क्या किया जाता है, फैसला किया जाता है। तो भारत की जो न्यायपालिका है वो क्या है, स्वतंत्र है। क्या है, स्वतंत्र है, संवैधानिक तौर पर वो स्वतंत्र है। ठीक है, 2 राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच होने वाले विवादों का हल कौन करता है। कोई भी 2 राज्य है, ठीक है, जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश है, चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में प्रवेश करती है। मान लीजिए कि चंबल नदी पर मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ा बांध बना दिया जाए और बांध बनाकर चंबल नदी का पानी मध्य प्रदेश में रोक लिया जाए, तो राजस्थान के लोगों को चंबल नदी का पानी नहीं मिलेगा। फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री डिमांड करेंगे कि भाई आप हमें पानी दो, मध्य प्रदेश का मना कर देता है कि हम नहीं देंगे, दोनों के मध्य विवाद हो जाता है। अब इस विवाद का निपटारा कौन करेगा, तो इसको फिर न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा। ठीक है, मेन पेपर की अभी टाइम है, अभी तो आप 20 दिन बचे हैं, तो परी की तैयारी कर लो। परी जैसे ही पूरा हो जाएगा 20 तारीख के बाद, इस महीने के बाद अगले महीने से हम ओनली मेन पेपर की ही चर्चा करेंगे। तो अब ये 20-25 दिन हम मेन पेपर की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी एक बार परी का टाइम है। ठीक है, तो 2 राज्य के मध्य का विवाद हो, या एक राज्य और एक देश के मध्य का विवाद हो, या 2 राज्य या देश के मध्य का विवाद हो, इस प्रकार के सभी विवादों का जो निपटारा है वो कौन किया जाता, कहां किया जाता है,
न्यायालय के अंदर किया जाता है, न्यायपालिका करती है। संविधान की व्याख्या का अधिकार किसके पास है? मान लीजिए संविधान में कोई ऐसा अनुच्छेद है, हाँ एक और बात मैं बता रहा था कि टोटल अनुच्छेद है ना, आप में से किसी बच्चे ने कमेंट किए थे लास्ट सेशन में कि सर आप हमें सारे अनुच्छेद करवा दीजिए, तो 8वीं क्लास के बाद एक सेशन लेके आएंगे हम कल, जिसमें हम सारे अनुच्छेद आपको एक साथ करवाने का प्रयास करेंगे। 2 से 3 क्लास बनेगी, उसमें जितने भी टॉप क्वेश्चन जहां से बनते हैं और जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, खंड है, वो सारे के सारे आपको एक साथ जो है करवाने का हम प्रयास करेंगे। वो भी क्लास बहुत जल्दी लेके आएंगे। तो संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है वो न्यायपालिका को है। संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसे रद्द करना क्या कहलाता है? जैसे संसद ने कोई कानून बना दिया। संसद क्या होती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर संसद बनती है। लोकसभा में कोई बिल पास हो गया, राज्यसभा में उसको पास कर दिया और उसके बाद राष्ट्रपति ने उसको हस्ताक्षर कर दिया। जैसे कृषि कानून की हम एक उदाहरण के तौर पर इसको समझ सकते हैं कि कृषि कानून को संसद ने पास कर दिया, कानून बन गया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया, बट जनता जो किसान थे जिनके लिए कानून बना था, उनके वो कानून समझ में नहीं आया, वो न्यायालय में भी गए, लेकिन अंत जो है वो इतना ज्यादा आंदोलन वगैरह हुए और सरकार को ये तो सरकार ने वापस ले लिया। ठीक है, कई बार हमारे संविधान में ऐसा भी हुआ है कि सरकार जिद्दी हो जाती है, कोई कानून वापस नहीं लेती है और जनता न्यायालय की शरण में चली जाती है, तो न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर सकती है जनहित में। न्यायपालिका उस कानून को, अगर कानून को लगे कि ये सही नहीं है, न्यायपालिका को लगे कि ये कानून सही नहीं है, इससे संविधान के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो न्यायपालिका उस कानून को ही क्या कर सकती है? रद्द कर सकती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं न्यायिक समीक्षा। क्या कहते हैं इसको? न्यायिक समीक्षा जो है कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, अगर देश के किसी नागरिक को लगे कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह क्या कर सकता है? वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। आपको लगे कि आपके अधिकारों का हनन है कहीं पर, तो आप भी जो है क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं और आपकी अपील को बाकायदा सुना भी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है? जीवन का मौलिक अधिकार या जीने का अधिकार, है ना, जीवन का अधिकार भी कह सकते हैं इसको और जीवन का अधिकार भी कह सकते हैं, जीने का अधिकार भी कह सकते हैं। अनुच्छेद 21 है जिसमें यह अधिकार जो है वो दिया गया है और इस अनुच्छेद 21 के आधार पर ही बहुत सारे जो है वो अधिकार हमें एक्स्ट्रा मिल गए हैं। यानी ये जो जीवन का अधिकार है ये हमें और बहुत सारे अधिकार इनडायरेक्टली जो है दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस केस में यह फैसला आया कि सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य की रूपरेखा तैयार करे और आपात स्थिति में रोगियों के इलाज पर विशेष ध्यान दे? यानी अगर कोई ऐसी समस्या आ गई है देश में, जैसे अभी कोरोना आया था 2019-20 के अंदर, तो एक राष्ट्रव्यापी, वर्ल्ड व्यापी ये आपदा थी, तो सरकार हमारा इलाज कराए। हम जैसे हमारे पिता होते हैं, मान लीजिए किसी का बेटा है ना बीमार हो गया, तो उसका इलाज कौन करवाता है? कौन करवाता है बताओ? पड़ोसी कराता है क्या? नहीं करवाता। पिता माता करवाते हैं, माता पिता करवाते हैं। तो सरकार जो है हमारे लिए क्या है? माता पिता की तरह। तो सरकार की जिम्मेदारी तय की गई थी। एक केस था जिसमें क्या आया था? फैसला आया था। किस केस में आया था ये फैसला? पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, यानी पश्चिम बंगाल के अंदर मजदूरों की एक समिति का एक केस होता है पश्चिम बंगाल की सरकार के विरुद्ध, और उस केस के अंदर 1996 में यह फैसला आता है कि कोई भी राज्य सरकार अगर या केंद्र की सरकार उस राज्य के अंदर अगर वहां के लोगों पर कोई आपदा आती है, विपत्ति आती है, तो उस स्थिति में वह उनके स्वास्थ्य की भी ध्यान रखेंगी और उनकी सहायता भी करे, आपात स्थिति में उसकी सहायता करे, है ना। इसके बाद बहुत सारे अधिकार लोगों को मिलेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको ध्यान रख सकते हैं।
भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 26 जनवरी 1950 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 के अंदर। जबकि आजादी से पहले सर्वोच्च न्यायालय क्या कहलाता था? आजादी से पहले सर्वोच्च न्यायालय फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तब इसको फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और 1937 से 1949 तक। फिर इसके बाद 1950 से इसे क्या कहा जाने लगा? सर्वोच्च न्यायालय कहा जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि न्यायालय को स्वतंत्र इमारत में कब स्थानांतरित किया गया? तो 1958 को सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक स्वतंत्र जो है वो बिल्डिंग बनाई गई। बट उससे पहले जो सर्वोच्च न्यायालय था वो कहाँ चलता था? स्वतंत्र इमारत से पहले न्यायालय कहां पर संचालित किया जाता था? तो ये संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में। याद रखना, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे हटकर। अगर कोई देखो, अगर डायरेक्ट सीधा सीधा, जैसे मान लीजिए किसी एग्जामिनर को ये कहा किसी जैसे आरबीएससी ने ये कह दिया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किसी लेक्चरर को कि आपको क्लास 6 to 10 तक के पॉलिटी के 20 क्वेश्चन देने हैं, है ना। 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं अपने, तो उनसे 20 क्वेश्चन मांगे जाएंगे और उनको कहा जाएगा कि आप क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से बनाने हैं। और वो अगर एनसीईआरटी से बनाएगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लास्ट टाइम 2021 में भी हमने आरबीएससी की थी और आरबीएससी से सीधे के सीधे क्वेश्चन आए थे, इसलिए आप ध्यान रख सकते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन न्यायपालिका के कार्य में दखल नहीं कर सकता है? तो विधायिका और कार्यपालिका जो है न्यायपालिका के कार्य में दखल नहीं कर सकती है। भारत में न्याय व्यवस्था कितने स्तर पर विभाजित की गई है? तो 3 स्तर पर है। जिला न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, और आजादी से पहले उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो कोलकाता, मुंबई और मद्रास के अंदर 1862 में जो है वो उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, और वो अंग्रेजों ने की थी, क्योंकि देखो बेईमानी तो सब जगह ही होती है, भ्रष्टाचार भी सब जगह होता है, झगड़े भी सब जगह होते हैं, चाहे अंग्रेज हो, चाहे भारतीय हो, चाहे कहीं भी हो। तो वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर शासन करती थी, उनके आपसी जो झगड़े होते थे, है ना, तो उनके निपटान के लिए और प्लस भारतीय लोगों के साथ कोई विवाद होता था, उनके निपटान के लिए न्यायालय व्यवस्था की जो है शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया? यह किया गया था 1966 में। और आज देश भर में कितने उच्च न्यायालय? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप याद रखिए, ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान में 2022 के अंदर आज की तारीख तक कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आज की तारीख तक 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। क्वेश्चन आता है कि भारत के कौन से राज्य हैं जहां 2 राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय है? ठीक है, तो याद रखना, पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय एक है चंडीगढ़। ठीक है, 2 राज्य पंजाब और हरियाणा, उसका जो राजधानी है वो भी एक है और न्यायालय भी जो है वो एक ही है चंडीगढ़ के अंदर। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय है गुवाहाटी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। अभी अभी आपने देखा था कि महाराष्ट्र के अंदर, अपने राजस्थान में तो नेट बंद था, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर सरकार बदल गई, वापस जो है वो बीजेपी और शिवसेना की सरकार आ गई। और जो पहले मिली जुली सरकार थी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की, वो सरकार गिर गई और महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बन गए, है ना। किस्मत का भी देखो, हालांकि मेहनत तो है ही है, किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। लेकिन ऐसा है कि आपको पता नहीं चलता है कि आपका टाइम कब बदल जाए, है ना। आज हम क्या सोच रहे हैं, हो सकता है कि आज आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो, आपको नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है, और अचानक ही आपकी किस्मत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। बट ऐसा नहीं है कि हम अपने घर पे सोते रहेंगे और हमारी किस्मत बदल जाएगी। कल तक पूरे भारत में,
है ना, पिछले 10-15 दिन को छोड़ दें तो 10 दिन पहले हम जनरली नहीं जानते थे कि एकनाथ शिंदे कौन है, नहीं जानते थे। ऑलमोस्ट बहुत कम ही जो कोई महाराष्ट्र के लोकल लोग हैं वो जानते होंगे, बट ऑल ओवर महाराष्ट्र से बाहर उनको नहीं जाना जाता था। और आज वो क्या बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। तो समय कभी भी परिवर्तित हो सकता है। ये एक उदाहरण है, एक मोटिवेशन है कि अगर हम लगातार मेहनत करते जाएंगे निरंतर तौर पर बिना रुके, तो पता नहीं कि कब क्या हो जाए। वक्त है, बदल सकता है कभी भी, है ना। तो हम लगातार मेहनत करते रहे, रुके नहीं। एंड यही ये गुवाहाटी शब्द जो है ना पूछा जा सकता है, क्योंकि ये यही गुवाहाटी में ठहरे थे। जो इनके विधायक थे एकनाथ शिंदे के साथ लगभग 40 से 50, वो सारे जाके कहाँ लेके गया था, वो मुंबई से गुवाहाटी लेके गया था, ताकि वहां पर उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसलिए ये बीच में उदाहरण आ गया। भारत में किस तरह की न्याय व्यवस्था है, तो एकीकृत न्याय व्यवस्था। एकीकृत न्याय व्यवस्था क्या होती है, देखिएगा। एकीकृत न्याय व्यवस्था क्या होती है, भारत में क्या है, सबसे ऊपर क्या है, सर्वोत्तम न्यायालय है ना, सर्वोच्च न्यायालय है ना, सर्वोच्च न्यायालय है। फिर क्या है, उच्च न्यायालय है, इसको उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, उच्च न्यायालय है। इसके बाद जो है जिला सेशन न्यायालय है। तो मान लीजिए यहां पर कोई फैसला हो गया सर्वोच्च न्यायालय में, तो वो फैसला सबको मानना पड़ेगा, ठीक है, इन नीचे वालों को मानना पड़ेगा। वो इसे ही क्या कहते हैं, एकीकृत न्याय व्यवस्था कहते हैं, कि ऊपर के फैसले को नीचे की सभी अदालतों को मानना पड़ेगा। मान लीजिए ए और बी का कोई विवाद था, ठीक है, मान लीजिए कि ए ने बी के ऊपर हत्या का आरोप लगाया और बी को दे दी गई कोई सजा, 5 साल की सजा दे दी गई, ठीक है। जिला न्यायालय में इसको 5 साल की सजा दे दी गई। ये व्यक्ति जो है वो कहाँ गया, उच्च न्यायालय में गया। उच्च न्यायालय ने इसको जो है वो 5 साल की सजा को बरकरार रखा कि हाँ आपको 5 साल की सजा मिलेगी। बट फिर ये सर्वोच्च न्यायालय में गया। हो सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय दोबारा जब हेयरिंग करे और बहुत ज्यादा तथ्यों पर विश्लेषण करे, तो हो सकता है कि इसकी सजा को वो माफ कर दे, हो सकता है कि इसकी सजा को वो 10 वर्ष कर दे, हो सकता है कि इसकी सजा वो खत्म ही कर दे, हो सकता है कि इसको फांसी की सजा दे दे। यानी अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई डिसीजन ले लिया है तो नीचे वाले सारे न्यायालय को उसको मानना पड़ेगा। इसे कहते हैं एकीकृत न्याय व्यवस्था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, यह है कि एकीकृत न्याय व्यवस्था का क्या अर्थ है, ऊपर की अदालतों के फैसले नीचे की सभी अदालतों पर लागू होंगे। अधीनस्थ न्यायालय को किस नाम से जाना जाता है, तो अधीनस्थ न्यायालय को हम ट्रायल कोर्ट भी कहते हैं, जिला न्यायालय भी कहते हैं, ठीक है। ट्रायल कोर्ट या जिला न्यायालय एक हो गया ये। दूसरा अतिरिक्त स्तर न्यायाधीश, तीसरा प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय, ठीक है। इस तरीके से जो है वो नीचे के स्तर के न्यायालय होते हैं अलग अलग स्टेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जमीन की बिक्री, चीजों की खरीदी, तलाक आदि के विवाद किस तरीके के कानून में आते हैं, तो ये दीवानी है ना। 2 तरीके के न्यायालय होते हैं, दीवानी और फौजदारी, ठीक है। तो ये दीवानी के अंदर आते हैं। राम राम भाई, तो सुमेर रेलवे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोलापुर महाराष्ट्र से आप नमस्कार कर रहे हैं और आपका भी हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत। और अब तो महाराष्ट्र के अंदर सरकार बदल चुकी है, हम अभी इसी पर चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट देखिएगा। दीवानी कानून के तहत याचिकाकर्ता अपनी याचिका दायर कर सकता है न्यायालय के अंदर। और दहेज है, चोरी है, हत्या है, ये किस प्रकार के कानून में आते हैं, तो ये फौजदारी कानून में आते हैं। फौजदारी कानून में सर्वप्रथम कहाँ याचिका की जाती है, तो फौजदारी में सबसे पहले एफआईआर करनी होती है ना। अगर कोई फौजदारी कानून के तहत कोई विवाद है तो सबसे पहले आपको एफआईआर करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे किसी के घर में कोई चोरी हो गई, चोरी होते ही आप सीधे न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। अगर घर में चोरी हो गई है, आप बाकी कोर्ट नहीं जा सकते हैं। जैसे आपने देखा कि अभी महाराष्ट्र के अंदर जो उल्ट पुल्ट हुआ उसमें कोर्ट भी गए लोग, है ना। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि यार हम आम जनता, गरीब जनता जो है वो उनका
उनको पहले थाने में जाना पड़ता है, वहां एफआईआर करनी पड़ती है, फिर लंबा समय लगता है कोर्ट तक पहुंचने में। तो और यहाँ सीधे ही लोग रातों रात कोर्ट में जाते हैं और उनकी सुनवाई भी हो जाती है, फैसला भी एक दिन में हो जाता है ना। जैसे अभी अपने उदयपुर के अंदर कांड हुआ है, ये हत्या का कांड है, तो ये किस में आएगा, दीवानी में आएगा कि फौजदारी में आएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो हत्या का जो कानून होता है, हत्या का जो ये मामला होता है, ये फौजदारी कानून में आता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होगी, इसके लिए सबसे पहले एफआईआर होगी, है ना। एफआईआर होगी, एफआईआर के बाद जो है इसकी जांच होगी, जांच के बाद जो है इसकी चार्जशीट जो पेश की जाएगी कोर्ट में, फिर कोर्ट में इसकी जो है हियरिंग चलेगी, सुनवाई चलेगी, फिर उस पे एक लंबे टाइम के बाद जो है फैसला होगा। जबकि दूसरे जो मामले होते हैं, जैसे कि आपकी कोई जमीन का विवाद है ना, चीजों की खरीद फिरोद का है, कोई तलाक का विवाद है ना, किसी को तलाक, जैसे किसी पति पत्नी को तलाक करना है, तो उनको थाने में जाकर एफआईआर करने की जरूरत नहीं है, वो सीधे वकील के पास जा सकते हैं और अपनी जो है वो तलाक की अर्जी लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। ये हमारे समाज की एक गलत तरीके की रीत चली गई है तलाक वाली। तो जितना हो सके संयम से और सोच समझ के डिसीजन ले, है ना। इस तरीके की घटनाएं ना घटे जितना ही अच्छा है, क्योंकि बाद की जो जीवन होता है उसमें बड़ी परेशानियां होती है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, वो कॉल करती है ना, जो इस तरीके की समस्याओं से गुजर रही है। बहुत सारे लड़के भी कॉल करते हैं जिनके विवाद चल रहे हैं, है ना, अपनी पत्नी के साथ तलाक का केस चल रहा है, कोई का 2 साल से, कोई का 3 साल से। दोनों ही देखो, बाकी रिश्तेदार अलग है, लेकिन जो लड़का और लड़की मुख्य हैं जिनका डिवोर्स हो रहा है, वो बड़े मेंटली प्रेशर से गुजरते हैं, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव होता है ना। तो हो सके जितना ज्यादा मैनेज कर सकते हैं समझौते के द्वारा, तो वो ज्यादा बेटर है। बाकी तो परिस्थितियां ही तय करती है कि क्या होना है ना। सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका यानी पीआईएल व्यवस्था कब विकसित की गई, ये 1980 के अंदर जो है पीआईएल क्या होती है, पब्लिक जनहित याचिका। आम जनता की कोई या एक बड़े समुदाय के को इफेक्ट करने वाली जो याचिका होती है उसे कहते हैं जनहित याचिका, है ना। जनता के हित में कोर्ट में कोई केस लेके जाना जनहित याचिका कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है, तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। स्कूल में मध्याह्न भोजन कहाँ, मध्याह्न भोजन तथा मिड डे मील अधिकार किस अधिकार के तहत दिया गया था। ये जो स्कूल में मिड डे मील दिया जा रहा है ना, ये जीवन के अधिकार के तहत ही दिया जा रहा है ना। तो अनुच्छेद 21 के तहत ही दिया जा रहा है, जीवन के अधिकार के तहत। ये क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जा सकता है, क्योंकि आप सब अध्यापक बनने जा रहे हैं, तो पूछा जा सकता है कि हमारे विद्यालय में जो मिड डे मील व्यवस्था है या मध्याह्न भोजन जो व्यवस्था है, ये अभी 25 है, विजयपाल बन्ना जी, अभी 25 हैं पूरे भारत में उच्च न्यायालय, ठीक है। उच्चतम न्यायालय एक ही होता है, उच्चतम न्यायालय पूरे देश का एक ही होता है, उच्चतम न्यायालय एक होता है, ठीक है। और उच्च न्यायालय जो है वो 25 है। एक सर्वोच्च न्यायालय या जिसे उच्चतम न्यायालय कहते हैं, और 25 जो है वो न्यायालय है। ओके, समझ में आ रहा है आपको। तो उच्चतम न्यायालय एक ही होता है, याद रख सकते हैं आप इस बात को। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मिड डे मील, हाँ, मिड डे मील किस अधिकार के तहत दिया गया है आपको बच्चों को, ये दिया जा रहा है जीवन के अधिकार के तहत दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस केस में न्यायालय में आजीविका के अधिकार को जीवन का अधिकार बताया गया है ना। ये एक केस था ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम, है ना। ओल्गा टेलिस नामक कोई संस्था ने मुंबई सरकार पर यह केस किया था, और उस केस के अंदर जो सरकार ने फैसला दिया था कि ये कोई मिल थी, ठीक है, जिसमें ये बताया गया कि जो आजीविका का साधन, आजीविका का अधिकार, जीवन का अधिकार, आजीविका यानी जिससे हमारा जीवन चल सके, अर्थात मीन पैसे कमाने का साधन, ये भी क्या है, न्यायाधीशों की संख्या बताएंगे आपको, ये देख के बताना पड़ेगा, ठीक है भैया, देख के बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट चैप्टर आता है 6, हमारी
आपराधिक न्याय प्रणाली। ठीक है, इसमें कोई ऐसा कोई बेहतरीन क्वेश्चन तो नहीं बना है, लेकिन फिर भी जितने क्वेश्चन बनते हैं आपके सामने रख रहा हूं। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार है? तो संविधान के अंदर अनुच्छेद 22 ये कहता है कि हम एक जैसे किसी के ऊपर केस होता है तो उसे एक लॉयर दिया जाएगा, एक वकील दिया जाएगा जो उसकी तरफ से क्या करेगा, न्यायालय में उसकी बात रखेगा। ठीक है, तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत हमें अधिकार मिलता है? अनुच्छेद 22 में। और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी किसकी है? राज्य की है। तो ये अनुच्छेद 39A कहता है, जैसे मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, कोर्ट में जाना पड़ गया, केस हो गया, अब गरीब आदमी है, पैसे तो है नहीं उसके पास, तो फिर उसकी पक्ष कौन रखेगा? तो आपने नाम सुना होगा सरकारी वकील, गवर्नमेंट वकील ही तो होती है। गवर्नमेंट जो वकील होते हैं वो भी एक जॉब है जिसमें सरकार वकीलों को सैलरी देती है और सरकार उन वकीलों को नियुक्त करती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई गरीब आदमी चला गया, उसके पास वकील नहीं है, तो सरकार उसको एक गवर्नमेंट वकील दे देती है। लेकिन गवर्नमेंट वकील जनरली केस कम ही जीतते हैं, सब प्राइवेट। जितना ज्यादा आप पैसा फेंकोगे वकील के सामने उतने ज्यादा आपके जीतने के चांस ज्यादा रहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत और फौजदारी कानून में प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं? मान लीजिए किसी कारणवश किसी को गिरफ्तार किया जाता है, हम तो चाहेंगे कि किसी को ऐसा पल देखना ना पड़े कि आपको कोई गिरफ्तार करे, क्योंकि हम शिक्षक वर्ग से आते हैं तो हमें बिल्कुल नैतिकता का पालन करते हुए हमेशा सत्य की राह पे चलना है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम सत्य की राह पर होते हैं, हम नैतिकता की राह पर होते हैं, फिर भी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास कौन कौन से राइट हैं, कौन कौन से अधिकार है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं और जिसकी जानकारी हमें क्या है, होनी चाहिए। तो एक साधारण व्यक्ति के पास गिरफ्तारी के समय कौन कौन से अधिकार होते हैं? गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। जैसे आपने पुरानी मूवी देखी होगी, उस मूवी में एक डायलॉग जरूर आपने देखा होगा कि किसी के घर पर जो है वो एक पुलिस वाला व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाता है और वह जो व्यक्ति होता है ना, वो कहता है कि ठीक है गिरफ्तार तो, लेकिन तुम गिरफ्तारी का वारंट लेके आए हो क्या? गिरफ्तारी का वारंट लेके आए हो क्या? तो वो वारंट क्या होता है? उसमें कारण होता है कि भाई तुम्हें इस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा जो है वो थाने में नहीं रख सकते आप। गिरफ्तार कर लिया है तो उसके अंडर 24 आवर्स उसको मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना पड़ेगा? पेश करना पड़ेगा। इसके बाद गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार है। आपको ऐसा नहीं कि गिरफ्तार करके थाने में ले जाके पीट दे। जनरली हमें ये अधिकार तो है, लेकिन इस अधिकार का सबसे ज्यादा हनन होता है। थाने वाले पीट देते हैं, पैसे वाले भैया देखो ऐसा है, गरीब के लिए कोई कानून नहीं है। हाँ, जैसे मान लो सलमान खान को गिरफ्तार करे, उसको तो कोई नहीं पीटेगा। अमिताभ बच्चन को गिरफ्तार करे, उसको तो कोई नहीं पीटेगा। लेकिन आपको मेरे जैसे को कोई गिरफ्तार करके ले गए, थाने में जाके पीट देंगे वो। आप कहोगे कि मेरा अधिकार, आप मुझे पीट नहीं सकते। अच्छा अधिकार है, ये दो चार और साटे मार देगा आपको। वो कहते हैं कि बेल्ट वगैरह रखते हैं या डंडे से पीट देते हैं, तो बिल्कुल पीट देते हैं। वो किसी की सुनते ही नहीं है भाई। तो लेकिन फिर भी हमारा अधिकार है कि हमारे साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार या यातना से हम बच सकते हैं। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान क्या होता है कि कई बार जैसे पुरानी मूवी में देखा होगा आपने कि पुलिस पीट के किसी को जबरदस्ती कोई बयान जो है वो क्या कर लेती है, दिलवा देती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है? ऐसी कंडीशन में अगर मान लो आपको पुलिस हवालात में कोई आपने बयान दिया है तो उसको आपके खिलाफ सबूत के तौर पर जो है वो कोर्ट में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 15 साल से कम उम्र के बालक या किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने नहीं बुलाया जा सकता है। यह भी याद रखना, अगर आपकी आयु 15 वर्ष से कम है या आप महिला है तो आपको पूछताछ के लिए थाने नहीं बुलाया जाएगा।
अगर आपसे पूछताछ करनी है तो आपके घर पे आके करेंगे वो, ठीक है। ये भी याद, राजस्थान में नेट नहीं चल रहा है, इसलिए बच्चे भी कम है क्लास में, नेट नहीं चल रहा है। ये जो कुछ बच्चे हैं या तो इनके घर ये किसी हॉटस्पॉट से जुड़े हैं या किसी वाईफाई नेटवर्क से जुड़े हैं, इसीलिए ये क्लास देख पा रहे हैं। बाकी पूरे राजस्थान में नेट पिछले 2 दिनों से बंद है। नेक्स्ट देखिएगा, हास्यकरण की समझ। इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। हास्यकरण की समझ होता क्या है? हास्यकरण, जैसे आपने देखा होगा कॉपी का एक पेज होता है, ये कहलाता है हास्य। क्या कहलाता है? हास्य, है ना। हास्य में हम क्या लिखते हैं? प्रश्न संख्या 1, प्रश्न उत्तर संख्या 1, ऐसे ही तो लिखते थे। ये हास्य है। तो हमारे समाज में भी क्या होता है कि जो व्यक्ति गरीब है तो पिछड़ा है, वो हाशिए पे चला जाता है, यानी एक तरफ किनारे चला जाता है, उसका महत्व नहीं होता है। इसे ही कहते हैं हास्यकरण। लेकिन इससे कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं बना जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछा जाए, इसीलिए हमने इसको जो है स्किप कर दिया, छोड़ दिया है। नेक्स्ट चैप्टर आता है 8 नंबर, हास्यकरण के कारण। हास्यकरण से निपटना, हास्यकरण को कैसे दूर किया जा सकता है? तो समानता के द्वारा ही किया जा सकता है। यहां से भी कोई ज्यादा क्वेश्चन जो है नहीं बने, कुछ क्वेश्चन बने हैं, देख लीजिएगा। किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता या छुआछूत उन्मूलन किया जा चुका है? तो अनुच्छेद 17 के अंदर जो है वो छुआछूत को बंद किया जा चुका है। किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत के किसी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या धर्म जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद है 15 नंबर। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1989 में यह पारित किया गया था। चैप्टर नंबर आता है 9, जन सुविधाएं। अब ये जन सुविधाएं जो टॉपिक है ना, इसमें भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना। इसमें भी कोई ऐसा क्वेश्चन जो हो नहीं बन रहा है जो पेपर के लायक हो। और लास्ट चैप्टर आता है कानून और सामाजिक। इसमें देखिए कोई क्वेश्चन बन रहा है तो 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 वर्ष साल के उम्र के कितने बच्चे विभिन्न व्यवसाय में नौकरी करते हैं? तो 5 से लेकर और 14 साल के 40 लाख बच्चे ऐसे हैं 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो किसी ना किसी व्यवसाय में नौकरी कर रहे हैं। देखिए हमारे देश के अंदर गरीबी बहुत ज्यादा है ना। और गरीबी ऐसी होती है कि कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आपके घर में कमाने वाला कोई है ही नहीं। या तो आपके सामने ऑप्शन है कि आप भूखे मर जाओ, या आपके सामने है कि चाहे आप 5 साल के हो या आप 10 साल के हो, 20 साल के हो। हमने बहुत सारे, आपने भी अपने जीवन में देखे होंगे, छोटे छोटे बच्चे है ना बस स्टैंड पर भीख मांगते हैं। कुछ लोग भीख मांगते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे बस स्टैंड पर है ना चीजें बेचते हैं कुछ ना कुछ। जैसे रेडी जूस वाला है तो जूस, वो जूस बेच रहा है ना। चाय की टपरी, जो चाय का होटल होता है उसमें गिलास साफ करने वाले। ऐसे बहुत सारी मजबूरियां होती है इंसानों की, है ना, कि हम ये सोचते जरूर हैं कि हम सबसे ज्यादा दुखी है, लेकिन हमसे बहुत ज्यादा दुखी लोग होते हैं, है ना। 10 साल की उम्र में आपको हजारों यातनाएं सहकर अपने घर के अंदर अपनी माता का, अपने भाई बहनों का पेट भरने के लिए जो है वो क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र थे, मजबूरी के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी, घर में कोई कमाने वाला नहीं था, पैसे के लिए क्या करे, सब कुछ त्याग के नौकरी करनी पड़ती है। नौकरी का अर्थ ये नहीं है कि कोई वो मल्टी स्टार कंपनी में, छोटे छोटे काम, बेसिक काम, चाय के होटल बनाना, है ना, चाय के गिलास धोना, एंड यहाँ पर मजदूरी, जैसे ईंट पत्थर ढोने वाला मजदूर बन जाना। तो जिंदगी हमें अलग अलग रंग दिखाती है ना। तो 40 लाख ऐसे बच्चे हैं जो 5 से 14 साल के हैं। 2016 में संसद में बाल श्रम अधिनियम 1986 में क्या परिवर्तन किए गए? इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे सभी व्यवसाय में तथा किशोर 14 से 18 वर्ष के जोखिमकारी व्यवसाय और प्रतिक्रियाओं में नियोजन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कि जोखिम वाला, जैसे कोई बीड़ी बनाने की फैक्ट्री है, बारूद पटाखे बनाने की फैक्ट्री है, शराब की फैक्ट्री है, ऐसे जो कोयले की खान है, ऐसे जोखिम भरे
जो जॉब है उनमें इनको जो है वो बैन किया गया है कि आप इनमें काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, 2017 में बाल श्रम को रोकने के लिए कौन सा ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ किया गया? तो ये याद रख सकते हैं आप, पेंसिल गवर्नमेंट.इन। आजकल ऐसे क्वेश्चन ट्रेंड में रहते हैं, पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। पूरा फुल फॉर्म है इसकी, प्लेटफॉर्म फॉर इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। ठीक है, pencil.gov.in। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 2 सितंबर 1984 में हुई थी। और भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोनाइट का जो है वो क्या होता है, रिसाव हो जाता है इसमें, जिसमें हजारों लोग जो है वो काल के ग्रास में समा जाते हैं। तो ये क्लास आपकी 8 जो है वो पूरी हो गई है आज। कल हम क्लास 9 की शुरुआत करेंगे और इसकी पीडीएफ आपको कंप्लीट कक्षा 8 की पीडीएफ अभी जो है वो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आज सेशन कम ही हुए, कल से अपन जो है सारे सेशन फिर से शुरू करेंगे। अगर देखते हैं कल से नेट भी चल जाना चाहिए, है ना। अगर कल नेट चल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं भी चलता है तो भी हम सारे के सारे सेशन जो है वो कल करने वाले हैं। तो अब से जो है वापस करना पड़ेगा शुरू, क्योंकि हमारे पास समय अब मात्र जो 20 दिन ही बचे हैं, 20-22 दिन, 2-3 दिन तो अगले गिनो ही मत, 20 तारीख तक का ही समय मानो। तो 20 दिनों में हमें सारा काम जो है करना है। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल से एक और नए सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, घर पे रहे, सेफ रहे, सोशल मीडिया से दूर रहे हमेशा, और अपने अभिव्यक्ति को जो है वो अपने तक ही सीमित रखें, है ना। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे परिवार का कोई सदस्य या कोई भी युवा बच्चा जो है इनमें पढ़े। आपको अभी एक ही टारगेट बना के काम करना है कि बस पढ़ना है और जॉब लग जाना है, फिर बाद में देखेंगे आगे का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक बार थोड़े से क्या बन जाओ, सेल्फिश बन जाओ, है ना, थोड़े से सेल्फिश बन जाओ एक बार, है ना। स्वार्थी बन जाना ही ठीक है, कभी कभी स्वार्थी बनना भी ठीक ही होता है ना।